टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, हम लेबोरेटरी में किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेमवर्क जो है उसमें 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट है? पहला है क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में QLPS कहते हैं। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा है क्वालिटी असेसमेंट और चौथा है क्वालिटी कंट्रोल। 4 पॉइंट है भाई। कौन कौन से 4 पॉइंट हैं? क्वालिटी प्रोसेस, क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस जिसे अपन बोलेंगे, दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, तीसरा है क्वालिटी असेसमेंट और चौथा है क्वालिटी कंट्रोल। चारों जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और शुरुआत जो होती है वो प्रोसेस से होती है। जब भी कोई लेबोरेटरी है, अगर वो लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल की तरफ बढ़ती है, क्वालिटी मेंटेन करने की तरफ चलती है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड वाली अगर लैब बनाता है तो सबसे पहले उसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस मतलब क्या है? सबसे पहले अपने उसकी लैब का पूरा ढांचा उसको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि वो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर सके, है ना। तो वो सारी जो प्रोसीजर हैं जिनमें वो क्वालिटी को मेंटेन करेगा, वो स्टार्टिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस में आती है ना। वन बाई वन अपन सारे ही टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म में आप देख लो। दूसरा है एश्योरेंस। एश्योरेंस में जब लेबोरेटरी का पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, क्वालिटी वाइज हो जाता है, तब अपने टेस्ट में और अच्छी इस तरह से रिपोर्टिंग की उसमें कोई भी गलती ना हो। जब इस तरह से पूरी तरह से एश्योर हो जाता है तो इस तरह को हम, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। एक बार क्वालिटी एश्योर कर लेती है कोई भी लैब, तो उसके बाद में फिर उसका असेसमेंट होता है ना। तो उस जब जो असेसमेंट का क्या होगा, असेसमेंट में उसकी एक तरह से चेकिंग होगी कि भाई वो क्वालिटी उसमें मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। कोई एक टीम उसमें आती है लेबर के अंदर, जो उस टीम आकर उसको चेक करेगी कि वहां पर क्वालिटी हो रही है, क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है, उसे हम क्वालिटी असेसमेंट कहते हैं। और चौथे नंबर पे है क्वालिटी कंट्रोल। एक बार अगर क्वालिटी कंट्रोल हो गई है तो उसको लगातार भी मेंटेन करना जरूरी होता है। तो ये चारों तरह चारों पॉइंट पे फोकस करके ही लेबोरेटरी में क्वालिटी मेंटेन हो पाती है ना। चारों पॉइंट को अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा भाई? क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस के अंदर अब इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकलने के चांसेस हैं, है ना। वन बाई वन अपन क्वेश्चन के टाइप को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट नहीं है काम के उनको अपन छोड़ेंगे भी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से अपन फालतू का कचरा भी इकट्ठा करें, है ना। मेन मेन जो पॉइंट है वो उनको अपन निकालते हुए चलेंगे। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहली चीज लेबोरेटरी का लोकेशन, स्पेस इस तरह से होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी हो सके, है ना, क्वालिटी उसमें मेंटेन हो सके, है ना। तो सबसे पहले स्पेस के हिसाब से लेबोरेटरी को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। ऐसी लेबोरेटरी, अब देखो जो लेबोरेटरी का साइज होता है उसके हिसाब से उसके क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो भी फिर अलग अलग होते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेबोरेटरी को इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है ना, कि वो किस कैटेगरी में आ रही है, कि वो स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, वेरी लार्ज है, या फिर मल्टीपल लोकेशन की है। स्मॉल साइज वाली लेबोरेटरी कौन सी होती है? जिनमें 100% के सैंपल जिनमें आ रहे हैं वो स्मॉल साइज की लेबोरेटरी होती हैं। जिनमें 100 से लेकर 400 तक के पेशेंट आते हैं पर डे, वो मीडियम साइज की लेबोरेटरी होती हैं। 400 से लेकर 1000 तक की अगर पेशेंट आ रहे हैं तो लार्ज साइज की लेबोरेटरी कहलाएगी। इससे भी ज्यादा अगर हैं तो फिर वेरी लार्ज साइज की लेबोरेटरी होगी, है ना। और अगर कोई लेबोरेटरी ऐसी है कि लैब तो उसकी एक है लेकिन उसके कलेक्शन सेंटर बहुत सारे हैं, तो जगह जगह से उसके सैंपल आ रहे हैं, तो इस तरह की जो लेबोरेटरी होती है उसे अपन मल्टीपल लोकेशन लेबोरेटरी कहते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी के स्पेस के हिसाब से उसे इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। और पांचों कैटेगरी की जो लेबोरेटरी हैं उनके फिर स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जो गाइडलाइन होती है वो भी फिर अलग अलग होती है। थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंट होता है भाई। उनमें अगर ज्यादा लार्ज साइज की लेबोरेटरी है तो उसमें टेस्ट भी ज्यादा होंगे, उसके हिसाब से वो मेंटेन उसको NABL की जब गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी तो उसको फिर और ज्यादा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में दूसरे नंबर पे बात आती है लीगल डॉक्यूमेंट की। लीगल डॉक्यूमेंट एक लेबोरेटरी के पास होना चाहिए। कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट भाई? उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। तो ये कोई ज्यादा मेन पॉइंट नहीं है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा नंबर पे आता है स्टाफ कॉम्पिटेंस। स्टाफ
कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता कि स्टाफ में इतनी क्वालिटी होना चाहिए कि भाई वो लेबोरेटरी के जो टेस्ट है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, रिजल्ट उसका अच्छे से हो सके, है ना। तो एक लैब के अंदर जो भी काम कर रहा है, पैथोलॉजिस्ट की डिग्री होना चाहिए, कौन सी डिग्री के भाई, डीसीपी वाले, एमडी पैथोलॉजी वाले होना चाहिए, टेक्नीशियन अगर है तो डीएमएलटी बीएमएलटी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से स्टाफ जो भी है उसके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी कौन सा स्टाफ काम कर सकता है, उसकी गाइडलाइन की मैं आईएसओ की एक गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन बताती है कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा स्टाफ काम कर सकता है। ठीक है, जैसे फ्लोबोटोमिस्ट हो गया, तो फ्लोबोटोमिस्ट में अगर किसी ने फ्लोबोटोमी का ही सिंगल कोर्स किया, कहीं कहीं ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर सिर्फ फ्लेबोटोमी का एक अलग कोर्स होता है, तो अगर उन्होंने वो कोर्स कर लिया तो वो सैंपल का कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन लैब में काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से नर्सेज वगैरह जो होती हैं, नर्सेज वगैरह सैंपल का कलेक्शन कर सकती, लेकिन लैब में काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह से जिनके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ के अंदर, तो ये आईएसओ की एक गाइडलाइन है 15189/2012। इस गाइडलाइन के तहत स्टाफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके क्या क्या, अच्छा रिक्वायरमेंट के अलावा सिर्फ उनका डिग्री डिप्लोमा की बात नहीं हो रही। डिग्री डिप्लोमा मतलब किसी ने डीएमएलटी कर लिया इसका मतलब ये लैब में काम करने लायक हो गया, तो वो भी नहीं है। डीएमएलटी के अलावा उसको नॉलेज भी होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेबोरेटरी के अंदर प्रोसीजर का सारा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो वो सारे नॉलेज का जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आईएसओ ने दी है, और आईएसओ की जो गाइडलाइन है वो है 15189, है ना। इस तरह के पॉइंट क्या होते हैं अपन कई बार पढ़ते हैं तो छूट जाते हैं अपन से कि कौन सी गाइडलाइन किसकी चीज के अंदर आएगी, है ना। आईएसओ क्या है? आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी के अंदर या लेबोरेटरी के अलावा मेडिकल फील्ड जो भी है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह भी होंगे, है ना, तो सब में स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की सब गाइडलाइन बनाती है ना। तो स्टैंडर्ड में स्टाफ की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन इस के थ्रू आती है 15189 2012। ठीक है, कि क्या क्वालिफिकेशन होती है स्टाफ की जब वो काम कर सकता है ना। 4th नंबर पे आता है सेफ्टी और प्रिकॉशन, मतलब लेबोरेटरी के अंदर उतनी सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए तभी उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, है ना। सेफ्टी प्रिकॉशन में पहली चीज आती है एमएसडीएस होना चाहिए उसके पास। एमएसडीएस का मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, है ना। कई बार इनके फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम में कि भाई एमएसडीएस इसका मतलब क्या है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का मतलब क्या है, एक लेबोरेटरी के अंदर जितने भी केमिकल रिएजेंट वगैरह हैं तो वो हजार्डस तो नहीं है, अगर उन कोई केमिकल ऐसा तो नहीं है जिसमें फ्लेमेबल हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस लेबोरेटरी के पास होना चाहिए, अलग से उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। तो उस रिकॉर्ड को अपन शॉर्ट फॉर्म में एमएसडीएस कहते हैं। और एमएसडीएस से भी क्वेश्चन बने हैं, आप देखो प्रीवियस पेपर में। एमएसडीएस की जो गाइडलाइन देता है वो देता है ओसा, है ना। ओसा यहां पर देखो आपको दिख रहा है, ओसा का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। तो केमिकल और रिजेंट वगैरह किस कैटेगरी में, तो उसने टोटल 8 कैटेगरी बनाई है ओसा की गाइडलाइन में, जितने भी केमिकल और एजेंट हैं, है ना। अपन उसको भी अपनी आने वाली क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे ओसा की गाइडलाइन को, मैं आपको एक बार भेज दूंगा, है ना, थोड़ा सा। अब इस वाला जो बैच है इसमें आपको होमवर्क भी मिला करेगा। होमवर्क मतलब ये सारी गाइडलाइन मैं आप लोगों को भेजने वाला हूं, तो आपको अब ये गाइडलाइन पढ़ना है ना। पढ़ के फिर एमसीक्यू जब आएंगे तो आपको फिर उसके आंसर देना है। ठीक है, तो ओसा क्या है भाई? ओसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखो ऑर्गेनाइजेशन एक आईएसओ भी थी, एक ओसा भी है ना। दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्ड बनाती है कि भाई इस जगह पे काम करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, है ना। और ओसा की जो गाइडलाइन होती है वो सेफ्टी के लिए होती है कि कहीं पर अगर कोई काम हो रहा है लैब में या हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल फील्ड में अगर काम हो रहा है, तो सेफ्टी में प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए वो सारी की सारी गाइडलाइन ओसा बनाती है। ठीक है, तो ओसा ने हर एक केमिकल को पहले कैटेगरी में डिवाइड किया और कैटेगरी के हिसाब से फिर उनको किस तरह से मेंटेन करके रखना है। आप देखो
प्रीवियस पेपर के अभी ईएसबी के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आया था कि अगर एक केमिकल गेट पे गिर गया है तो फिर उसको किस तरह से पहुंचेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था वो मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट से ही था क्वेश्चन। मैं आप लोगों की ये गाइडलाइन भेजूंगा तो आपको एक बार पढ़ना है। फर्स्ट एड किट के बारे में स्टाफ को मालूम होना चाहिए। फायर प्रिवेंशन फैसिलिटी लेबोरेटरी के अंदर होना चाहिए, और साथ साथ फायर प्रिवेंशन फैसिलिटी के बारे में स्टाफ को नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। बायोमेडिकल बेस्ड का नॉलेज भी होना चाहिए स्टाफ को, और उस तरह से मेंटेन भी होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, तभी उसे क्वालिटी मेंटेन करने वाली लेबोरेटरी मानी जाएगी, तभी उसको माना जाएगा कि भाई वो क्वालिटी मेंटेन होती है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैब में टेस्ट ही अच्छे हो रहे हो, टेस्ट की रिपोर्ट ही अच्छी हो रही हो, उसके अलावा उसमें सेफ्टी नहीं हो तो ऐसा मान लेंगे कि वो उसमें क्वालिटी अच्छी है। टेस्ट के रिपोर्ट के अलावा भी बाकी सारी चीजों भी फॉलो करना बहुत जरूरी होती है कि स्टाफ को कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन भी होना चाहिए, तभी उसे क्वालिटी हम मानेंगे कि वो क्वालिटी मेंटेन करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना होते हैं, एक अगर लेबोरेटरी को क्वालिटी मेंटेन करना है ना, तो रिकॉर्ड में मैं रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के अंदर हैं, उनका मेंटेनेंस किस तरह से करना है। जैसे कि मान लो सिंपल सा रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर भाई रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि लेबोरेटरी के रिजल्ट सही हैं, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री के बीच में वो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। या फिर और भी कोई दूसरे इक्विपमेंट आप लेते हैं तो उनका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, तभी हम क्वालिटी में मेंटेन कर पाएंगे लेबोरेटरी के अंदर। जो रिएजेंट और किट्स हैं उनका स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल हमको उनके रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए ना, जो भी कंट्रोल वगैरह हम लगा रहे हैं तो उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। टर्न अराउंड टाउन, बड़ा अच्छा वर्ड है ये, टेट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टेट बोलते हैं। टेट, टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी पेशेंट ने हमको सैंपल दिया, तो सैंपल देने के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद हम उसको रिपोर्ट देते हैं, है ना, उसको मिल गई रिपोर्ट, तो वो जो पूरा टाइम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेट बोलते हैं। टेट का मतलब टर्न अराउंड टाइम। और जितने भी टेस्ट हैं उनकी भी गाइडलाइन है भाई, हर एक टेस्ट की एक गाइडलाइन है कि ये टेस्ट का टेट इतना होना चाहिए एक लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, उस पर भी अपन बात करेंगे, है ना। तो टेट होना चाहिए अच्छा। क्रिटिकल वैल्यू पे तुरंत इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी जहां से भी डॉक्टर ने अगर पेशेंट को रिपोर्ट सैंपल भेजा है तो, ठीक है। पेशेंट की जो रिपोर्ट है उसका भी रिटेंशन होना चाहिए, जो रिपोर्ट है तो उसमें कम से कम एक पीरियड तक वो रिपोर्ट रखी होना चाहिए। रिपोर्ट कब से कितने तक रखा रहना चाहिए भाई, है ना, उसके ऊपर पूरी पूरी गाइडलाइन है एनएबीएल की, है ना। देखो 3 तरह की गाइडलाइन पे अपन ये टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। 3 तरह की गाइडलाइन कौन कौन सी, पहली डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, दूसरा एनएबीएल की गाइडलाइन, और तीसरी अपनी सीएलएसआई की गाइडलाइन। और ये तीनों तरह की गाइडलाइन का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं आपको पूरी रॉ मटेरियल मतलब रॉ कॉपी आपको गाइडलाइन की भेजूंगा। ये तीनों तरह की गाइडलाइन आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है, और अपन 6-7 दिन इस पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा आज अपनी पहली क्लास है तो मैं थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ। गाइडलाइन एक्चुअली ज्यादातर क्लास में डिस्कस हो नहीं पाती पूरी की पूरी गाइडलाइन, जैसे कि एनईबीएल की गाइडलाइन करीब 100 पेज की गाइडलाइन है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई ना, थोड़ा आपको परफेक्ट बनना है तो थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगी। इस तरह के रॉ मटेरियल मतलब जो भेजेंगे हम आपको, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। रिपोर्ट रिटेंशन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, तो रिपोर्ट रिटेंशन का मतलब क्या है भाई, अगर हेमेटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट है, ऐसे सीबीसी की रिपोर्ट है, अगर कोई पेशेंट आया उसने सीबीसी का टेस्ट करवाया, तो ऐसा नहीं है कि हमने सीबीसी किया और करने के बाद में उसको पेशेंट को रिपोर्ट पकड़ाई और उसके बाद फिर सब जगह से डिलीट कर दिया अपने डाटा, अपन को मतलब ही नहीं कि भाई हमने तुम्हें रिपोर्ट दे दी उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। एनईबीएल की गाइडलाइन कहती है कि हर एक टेस्ट का एक रिटेंशन आपके पास होना चाहिए। कितना कितना होना चाहिए, ये टेबल आप देख रहे हो, ये मैंने डायरेक्ट एनईबीएल की गाइडलाइन से ये टेबल उठा के आपके सामने रखी है। थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो रूटीन जांचें होती हैं, रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आपके पास 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक आपके पास वो रिपोर्ट होना चाहिए। मतलब पेशेंट अगर 1 हफ्ते बाद भी रिपोर्ट लेने आ रहा है
एक हफ्ते के अंदर अगर रिपोर्ट लेने आ रहा है तो उसको आप दोबारा दे सको। इसके अलावा कई बार छोटे मोटे इश्यू भी हो जाते हैं, भाई पेशेंट बोलता है नहीं हमारी इतनी रिपोर्ट नहीं होगी, या मतलब हमने आपके यहाँ से जांच कराई, जैसे बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने यूरिया क्रिएटिनिन करवाई, आपके यहाँ कुछ और करवाई, दूसरी जगह कहीं और करवा दी, तो वहां पर कुछ और लगाई। तो कई बार इस तरह के इशू हो जाते हैं। तो एनएबीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि एक हफ्ते तक आपको हेमेटोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट, भाई आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की जो रिपोर्ट है ना, वो एक 1 ईयर, 1 साल तक माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आपके पास रिटेंशन होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कोई रिपोर्ट है, जैसे कि पीसीआर वगैरह की रिपोर्ट है, तो ये आपके पास रिटेंशन 2 साल तक का होना चाहिए। 2 साल तक आपके पास रिपोर्ट है रखी हुई होना चाहिए, है ना। क्वालिटी कंट्रोल वगैरह हम जो लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जैसे एलजी चार्ट बनाते हैं, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट हैं ये हम हमारे पास 10 साल तक होना चाहिए। एनएबीएल की गाइडलाइन कह रही है 10 साल तक हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल रखे हुए होना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी की जो रिपोर्ट है, उनकी ब्लॉक हो गए, स्लाइड हो गए, ये सारे के सारे आपके पास 10 साल तक होना चाहिए। अगर लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी में आपको 10 साल तक हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट को संभाल के रखना पड़ेगा, और साथ साथ उसके ब्लॉक वगैरह को भी संभाल के रखना पड़ेगा, ब्लॉक या स्लाइड को भी अपन को संभाल के रखना पड़ता है। इस तरह से साइटोपैथोलॉजी की जो रिपोर्ट्स है उसको आपको 5 साल तक रिटेंशन करना पड़ेगा। साइटोजेनेटिक्स की अगर रिपोर्ट है तो वो आपको 10 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा, है ना। ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये टेबल एनएबीएल की गाइडलाइन से निकाली है मैंने, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पे भी अपन डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपन थोड़ा सा थ्योरी समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अपन ने बात की क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस के बारे में। अभी तक जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको क्वालिटी एक लैब में मेंटेन करना है तो आपके पास इतनी चीजें होना चाहिए। अगर आपके पास जो रिपोर्ट हो रही है, रिपोर्ट इतने टाइम तक होना चाहिए, रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, स्टाफ जो भी आ रहा है तो वो उस क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा सेफ्टी भी फॉलो होना चाहिए। कहीं आग लग गई तो ऐसा नहीं कि आपके पास बुझाने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आग लग गई है तो बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए आपके पास, सेफ्टी के सारे प्रिकॉशन होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट की पूरी कॉपी होना चाहिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपन बढ़ते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। जब ये एक बार अपन प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो प्रोसेस से गुजरने के बाद लेबोरेटरी को एश्योर होना पड़ता है। पहले वो एश्योर होगी भाई हमारे पास अब सारी चीजें हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे भाई, एश्योरेंस पे आएंगे। एश्योरेंस में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें एक लेबोरेटरी रिजल्ट, राइट रिजल्ट राइट टाइम, इसमें दो चीजें मेन है, एक राइट रिजल्ट एट राइट टाइम, सही टाइम के अंदर सही रिपोर्ट देना क्वालिटी एश्योरेंस कहलाती है ना। दो चीजें आ गई, एक तो सही टाइम पर भी होना चाहिए रिपोर्ट, और सही रिपोर्ट भी सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये चीजें हो जाती है तो वो क्वालिटी एश्योरेंस मानी जाएगी लेबोरेटरी कि वो वही क्वालिटी पूरी तरह से एश्योर कर चुकी है ना। तो इसमें सारी जो प्रोसेस, इसमें दो चीजें आएंगी, एक स्टाफ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, दो चीजें आएंगी। एफिशिएंसी का मतलब वो उसमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि रिपोर्ट बिल्कुल गलत ना दे, और इफेक्टिवनेस मतलब ऐसा भी नहीं कि जल्दी रिपोर्ट, मतलब अच्छी रिपोर्ट देने के चक्कर में टाइम बहुत ज्यादा लगा दे, है ना। सीबीसी की रिपोर्ट जो जितने जल्दी से जल्दी देना चाहिए, जैसे 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो 4 घंटे उसी में सीबीसी की रिपोर्ट में लग गए, ठीक है ना। सही राइट स्पेसिमेन, क्वालिटी एश्योरेंस में मेनली 5 पॉइंट होते हैं, राइट रिजल्ट राइट टाइम, राइट स्पेसिमेन, राइट पेशेंट, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन, ऐसा रिजल्ट दो जिससे इंटरप्रिटेशन बने, है ना। को करेक्ट रेफरेंस डाटा एंड राइट प्राइस, रेफरेंस जो डाटा है वो भी करेक्ट होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू आपकी सही होना चाहिए, साथ साथ में जो भी आप प्राइस दे रहे हो, जिस रेट पे आप टेस्ट कर रहे हो, वो प्राइस भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इतनी सारी जब चीजें हो जाती हैं तो एक लेबोरेटरी जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस से गुजर चुकी होती है, ठीक है। और क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोसीजर से गुजरने के लिए, है ना, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी हैं तो मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। पहले आप थोड़ा सा थ्योरी को समझ लो, है ना, फिर मैं आप लोगों के मैसेज रिप्लाई करते जाऊंगा, है ना। क्वालिटी एश्योरेंस किसी लेबोरेटरी को अगर मेंटेन करना है तो उसे 5Q फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के चलना पड़ता है ना। 5Q फ्रेमवर्क, ये क्या है भाई, 5
क्यू फ्रेमवर्क। एग्जाम में अब देखो, एग्जाम का जैसे जैसे पैटर्न बदला है तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं कि भाई 5Q फ्रेमवर्क क्या है ना, उसमें से कहीं कोई क्वेश्चन आ गया ना, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5Q फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि क्वालिटी में 4 तरह की क्वालिटी प्लानिंग पहली है। 5Q आएंगे, 5Q में पहला क्या आएगा, पहला आएगा क्वालिटी क्वालिटी प्लानिंग, पहला आएगा क्वालिटी प्लानिंग। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस, जो अभी अपन बात कर रहे थे, क्वालिटी लेबोरेटरी प्रोसेस, जो प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए ना। 5Q देखो इस तरह से इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है और एग्जाम में दे दिया कि इनमें से 4 में से एक कौन सा नहीं है, 5Q फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है ना। इस तरह से जो गाइडलाइन से इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पहला क्वालिटी प्लानिंग होती है, दूसरी क्वालिटी प्रोसेस होती है, तीसरा होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, चौथा होता है हमारा क्वालिटी असेसमेंट, और पांचवा होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये 5 पॉइंट जो होते हैं वो हमारे 5Q फ्रेमवर्क कहलाते हैं। क्वालिटी प्लानिंग का मतलब पहले प्लानिंग कर लो भाई कि हमको लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी मेंटेन करना है, उसके बाद फिर हम प्रोसेस से गुजरेंगे। प्रोसेस मतलब स्टाफ अच्छे से रखेंगे, सेफ्टी मेजरमेंट रखेंगे, जो अपन ने प्लान पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट हमारे कवर होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर जो रिजल्ट लगा रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के साथ लगाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल जब एक बार हो जाती है तो फिर हम पूरी तरह से जब एश्योर हो जाते हैं, उसके बाद में एश्योर कब होंगे, जब हमारी किसी तरह से कोई मिस्टेक एरर नहीं आएगी। अगर एरर आती है तो फिर हम 5वें नंबर के पॉइंट पे आएंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब कहां पर कौन सी गलती हो रही है उसको हम गलती को रिमूव करके फिर अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो ये जो क्वालिटी का जो हमने असेसमेंट का पढ़ा है, एश्योरेंस का पढ़ा, सॉरी एश्योरेंस का जो पढ़ा है वो एश्योरेंस हमारे 5Q फ्रेमवर्क पर हो पाता है। 5Q फ्रेमवर्क से आगे चल के थोड़ा और इसका इंप्रूवमेंट हो गया है और इसको अपडेट करके PCDA साइकिल फॉलो करने लगे हैं। मतलब जो NABL की गाइडलाइन है वो 5Q फ्रेमवर्क को ही उन्होंने एक PCDA साइकिल नाम दे दिया। PCDA साइकिल में है क्या, बस वही है कि PCD में 4 पॉइंट आ रहा है। पहला आ रहा P, अभी अपन ने 5Q फ्रेमवर्क बोले थे, तो 5Q फ्रेमवर्क में 5 जो क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट थे उसमें से पहला था प्लानिंग वाला, तो प्लानिंग का सेम इज इट इसमें भी रख दिया है ना। दूसरे नंबर का है C का मतलब पहला आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, PCDA नहीं है, PDCA है, PDCA है ना, ध्यान रखना आपको, मैं आपको इसको सही करके भेज दूंगा। PDCA पहला है प्लानिंग, D का मतलब है डू, डी का मतलब है डू, जो हम टेस्ट करेंगे, मतलब एक तरह से जो टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे डू के अंदर आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा सी मतलब चेक, और चौथे नंबर पे आएगा ए मतलब एक्ट। कई बार इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में जाते हैं। PDCA है ना, जो थोड़ी देर पहले हम 5Q फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, 5Q फ्रेमवर्क को ही अब PDCA साइकिल में अपडेट कर दिया है। NABL की गाइडलाइन जो पहले 5Q फ्रेमवर्क की बात करती थी वो अब बात करती है PDCA साइकिल मेंटेन होना चाहिए, तब आपका क्वालिटी प्रोसेस मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्लानिंग, डू, चेक, एक्ट। इसका मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब आप पहले पूरा प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, सेफ्टी सारा मेजर करना पड़ेगा, सब कुछ जो काम करेंगे वो आपकी प्लानिंग के तहत होगा ना।
इसके बाद सारी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपका डू के अंदर आएगा। उसके बाद जब आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो फिर आप चौथे नंबर पॉइंट पे आएंगे, एक्शन लेंगे। क्या एरर आ रही, क्या गलती आ रही, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेकर उस एरर को मिनिमाइज करेंगे। और एक बार जब एरर पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी मेंटेन हो जाती है ना। तो दो वर्ड आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। पहला PDCA है ना, ये PDCA है, या मैं करेक्ट कर दूंगा, है ना। इसका फुल फॉर्म प्लान डू चेक एक्ट। और दूसरा 5Q फ्रेमवर्क। हालांकि 5Q फ्रेमवर्क थोड़ा सा पुराना हो चुका है, आजकल इसी की जगह PDCA ही चलता है, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे बात करेंगे अपन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, ध्यान देना आप जरा। एक लेबोरेटरी अगर क्वालिटी मेंटेन कर रही तो सबसे पहले उसने प्लानिंग की, मतलब प्रोसेस से गुजरी। प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर वो एश्योर हो गई, तो उससे अपने दूसरे नंबर के पॉइंट पे आ गई, क्वालिटी एश्योरेंस पे। तीसरे नंबर पर उसमें असेसमेंट होगा। आप देखना, मैं खुद भी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब करता हूं, तो अभी असेसमेंट हो रहा है हम लोगों का। हम लोगों की एक टीम आ रही है, मतलब पिछली बार स्टेट की आई थी, अब सेंट्रल की आने वाली है। एनक्वास, एनक्वास मतलब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम की एक टीम, एनक्वास। ये टीम जो होती है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या CSC PSC पर जितनी भी लेबोरेटरी हैं, उनमें क्वालिटी कंट्रोल चेक करती है ना। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए टीम होती है एनक्वास। तो एनक्वास असेसमेंट कर रही है, तो वो एनक्वास जब असेसमेंट करती है और उसे लगता है कि हाँ भाई इसमें क्वालिटी है, तब फिर वो वेरीफाई कर देती है भाई इसमें क्वालिटी हो रही है, अच्छे से इंप्रूव कर रखी है, मेंटेन करके रखा है। लेकिन अगर नहीं है, कोई एरर है, अगर कोई छोटी मोटी गलती बताई, तो उस एरर को भी मिनिमाइज करके खत्म करना है। जैसे मान लो कोई लैब है, अगर वो टेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो टेट को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ्टी मेजरमेंट उसके पास नहीं है, तो वो उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अगर क्वालिटी एश्योरेंस से अगर कोई लेबोरेटरी गुजर जाती है, तो उसके बाद में फिर वो क्वालिटी कंट्रोल चौथे नंबर पॉइंट पे जाती है। अब ये एक बार क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो इसका मतलब उसके आगे जाके रखना भी पड़ेगा, कंट्रोल को बना के रखना पड़ेगा। और इसके लिए फिर लगातार कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस होंगे, इन्हें अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो इंटरनल क्वालिटी, ये पढ़े हुए शब्द होते हैं, अपने सुने हुए शब्द होते हैं। और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये समझते हैं कि भाई हमने लेबोरेटरी के अंदर जो कंट्रोल लगा दिया, शुगर लगाए तो उससे पहले अपन ने कंट्रोल लगा दिया, बस वो अपना कंट्रोल हो गया। तो सिर्फ वो ही कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, वो अपन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आज अपन बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे इस पे थ्योरी की, मैं MCQ लूंगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ आते हैं फिर एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, दोनों पे ही अपन बात करेंगे। फिलहाल क्वालिटी कंट्रोल को अपन इतना ही छोड़ के रखते हैं, और अपन डायरेक्ट MCQ पे आते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अपन आज की क्लास में थ्योरी नहीं लेंगे। चलो, तो 1 बाय 1 में एक एक क्वेश्चन ले रहा हूं क्वालिटी कंट्रोल से। आपको अब आपको आंसर देते हुए चलना है। आप लोगों के जो मैसेज है मैं पहले पढ़ लेता हूं, आंसर सबसे आखिरी में दूंगा कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन किए हैं, है ना। आप लोग मुझे आंसर देना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NABL गाइडलाइन, लेबोरेटरी विच रिसीविंग सैंपल ऑफ अप टू 101 टू 400 सब्जेक्ट पर डे इंक्लूड। अगर कोई लेबोरेटरी है इसमें 100 से लेकर 400 तक के पेशेंट आ रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर पेशेंट है ना। देखो NABL की गाइडलाइन में पेशेंट शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार एक नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे कोई है भाई हेल्थ चेकअप के लिए आ गया, है ना, तो जरूरी नहीं है वो पेशेंट हो, तो वो पेशेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है NABL की गाइडलाइन में, सब्जेक्ट शब्द का यूज हुआ है, ध्यान रखना आपको। अगर 100 से लेकर 400 तक के सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब एक तरह से जांच कराने आ रहे हैं, तो उसी किस तरह की लेबोरेटरी हम बोलेंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या फिर वेरी लार्ज। और आप लोगों के मैं आंसर देखते हुए चल रहा हूं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी लोगों ने बी आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अगर 100 से लेकर 400 तक के पेशेंट आ रहे हैं एक लेबोरेटरी के अंदर, तो ये हमारी मीडियम साइज की लेबोरेटरी कहलाती है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे आता हूं मैं, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन डेली के डेली, MCQ वाले क्वेश्चन अपने डेली रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है ना, बल्कि कई बार सिर्फ MCQ हुई क्लास रहेगी। जैसे सेकंड नंबर, NABL रिक्वायर मिनिमम रिटेंशन पीरियड फॉर डेड डेस्क फॉर हेमेटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की जो रिपोर्ट है NABL की गाइडलाइन के अनुसार, NABL की गाइडलाइन
कहती है कि कितने टाइम पीरियड तक आपको रिपोर्ट को रखना पड़ेगा। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, एक दिन रखना है, एक हफ्ते तक रखना है, एक महीने तक रखना है, या एक साल तक रखना है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया भाई। इसका भी आंसर देना आप लोगों ने शुरू कर दिया। मैं अब सबके नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक बार नजर जब सबके आंसर पे है मेरी, है ना, देखते हुए चल रहा हूं। बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एबल हो आप परफेक्शन बैच के। परफेक्शन बैच में आपको एकदम परफेक्ट होना है, और इसी तरह से ही परफेक्ट होना भाई। हमारी जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, एक हफ्ते तक देखो, कई बार क्या होता है, हम दिमाग में हमको लगता है भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें दिमाग में लगता है ऐसा तो नहीं, एक दिन तक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सीबीसी की रिपोर्ट एक महीने तक रखी होना चाहिए, है ना, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना। तो ये गाइडलाइन हमको कंफ्यूज करती है, अगर हमारी पढ़ी हुई नहीं है तो, है ना। तो अपने लिए पढ़ी हुई जरूरी है, लेकिन एक बार आपने पढ़ ली तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एक हफ्ते तक हेमेटोलॉजी की रिपोर्टें आपकी होना चाहिए, लेकिन अगर माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्टें हैं तो वो 1 साल तक होना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्टें हैं तो वो 10 साल तक होना चाहिए। ठीक है भाई, पूरी की पूरी टेबल मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे हमारे। द नॉमिनल मैक्सिमम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अगर सेंट्रीफ्यूज का इक्विपमेंट आपके पास है तो उसका कैलिब्रेशन आपको कितने टाइम पीरियड में करना है। ठीक है, एनएबीएल की गाइडलाइन है, देखो ये एनएबीएल की गाइडलाइन मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप पढ़ना एक बार, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हैं तो आप लोगों को बोलना है, बताना है। 1 महीने के अंदर हमको सेंट्रीफ्यूज का कैलिब्रेशन करना है, ये हर महीने, या 3 महीने में करना है, या 6 महीने में करना है, या 12 महीने में करना है, ये आपको बताना है। ठीक, चलो मैं आप लोगों का आंसर देना देखना शुरू कर रहा हूँ भाई। राखी का पहला आया है, और आसिफ का डी आया है, मलय का ए आया है, निधि का ए, किशोरी का मतलब सी 6, जितेंद्र का ए वाले लोग ज्यादा हैं बढ़िया। कीर्ति कुशवाहा 6। ए संतोष का भी बढ़िया। अलग अलग आंसर देखो, इस तरह से कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन कितना सिंपल है कि सेंट्रीफ्यूज का कैलिब्रेशन हमको कितने टाइम पीरियड में करना, लेकिन अपन को गाइडलाइन नहीं पता तो अपन कंफ्यूज होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं, है ना, कोई अलग कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब अपन को गाइडलाइन की चीजें मालूम होना चाहिए कि गाइडलाइन में क्या दी है। वैसे तो कैलिब्रेशन आप हर दिन करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या मत करो, है ना, तो भी लेबोरेटरी के अंदर 10 सालों तक कैलिब्रेशन नहीं होते। लेकिन गाइडलाइन क्या कहती है वो आपको मालूम होना चाहिए। गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन ये कहती है कि सेंट्रीफ्यूज का कैलिब्रेशन 12 महीने में एक बार होना चाहिए, और उस 12 महीने का एक बार जो कैलिब्रेशन हुआ है उस कैलिब्रेशन की रिपोर्ट लेबोरेटरी के पास होना चाहिए। डी जो है वो एकदम कंफर्म है, बिल्कुल कृष्णा, डी जो है वो एकदम कंफर्म है। बहुत बढ़िया भाई, है ना। बाकी देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, और इसी तरह के ही क्वेश्चन इस वाले बैच में होने वाले हैं। इस वाले बैच में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं इस बैच में। ठीक है, चलो अगले चौथे वाले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं डायरेक्ट, है ना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए थे थर्ड तक, पर आप आगे बढ़ जाओ भाई, चौथे क्वेश्चन पे जाओ। द मीडियन टर्न अराउंड टाइम टू रिपोर्ट इंक्वायरी वाज डेढ़ मिनट फॉर रूटीन इन पेशेंट टेस्ट। रूटीन में कोई आईपीडी वाला पेशेंट है, आपने हॉस्पिटल में भी काम किया होगा, हॉस्पिटल के अंदर अगर जो लेबोरेटरी होती है, तो हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी में अगर आईपीडी पेशेंट का सैंपल आया है तो टर्न अराउंड टाइम कितना होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मीडियन कितना होना चाहिए लगभग, ये आपको बताना है। 30 मिनट में, 60 मिनट में, 90 मिनट में, या 120 मिनट में। टेट, है ना, टेट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। टेट मतलब एक पेशेंट अगर रिपोर्ट आपके पास सैंपल आया है तो सैंपल आने के बाद कितने टाइम पीरियड बाद आप उसको वापस में रिपोर्ट दो दोगे, वो उसका टेट कहलाता है ना। चलो आप लोगों के मैं मैसेज देखना शुरू करता हूं। हाँ बहुत बढ़िया, कृष्णा ने बिल्कुल सही लिखा भाई, बढ़िया। देखो अब इसमें अभी किसी के बी आ रहे हैं, किसी के डी आ रहे हैं, सी तक भी आ रहे हैं कुछ लोगों के, मतलब अलग अलग आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, एक बार अपन आंसर देख लेते हैं। देखो अपन को गाइडलाइन की चीजें मालूम होना चाहिए, है ना। वैसे तो टेट मेंटेन हो नहीं पाता बहुत जगह पर, है ना।
टेट एनएबीएल की जो गाइडलाइन कहती है वो कहती है कि आईपीडी है ना, मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा इसको टेट को। टेट के बारे में एनईवेल की गाइडलाइन पढ़ना पूरा का पूरा, मैं एनईवेल की गाइडलाइन आपको भेजने वाला हूँ क्लास के जस्ट बाद में, आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा एनईवेल की गाइडलाइन। एनईवेल की गाइडलाइन ये कहती है भाई कि आईपीडी अगर पेशेंट है तो आईपीडी का पेशेंट की रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर उसको मिलना चाहिए, वैसे 120 मिनट के अंदर उसको मिलना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर मीडियन की बात हुई है। मीडियन मतलब ऐसा नहीं कि हर एक रिपोर्ट 2 घंटे में ही होगी, है ना। अब देखो कोई अगर सिंगल हीमोग्लोबिन है, किसी का सिंगल ट्रोपोनिन आई है ना, या किसी का सिंगल HbA है, तो उसकी और जल्दी भी हो सकती है, आधे घंटे भी हो सकती है, उसका 1 घंटे में भी रिपोर्ट हो सकती है। तो मीडियन की अपन बात करें तो मीडियन जब निकलता है तो आईपीडी का जो मीडियन है वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, है ना। किसी की रिपोर्ट 2 घंटे तक, मतलब कम से कम 2 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट मिल जाए, ये एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है। हालांकि ये किसी भी लेबोरेटरी के अंदर 2 घंटा नहीं हो पाता, भाई 2 घंटे के अंदर लेबोरेटरी नहीं मिल पाती, है ना। और अगर देखो यहाँ पर तो रूटीन लिखा है, ध्यान देना जरा आप, यहाँ पर रूटीन शब्द लिखा है। अगर ये रूटीन की जगह पर अर्जेंट शब्द लिखा होता तो एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है, एनएबीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि आईपीडी की जो रिपोर्ट है वो 35 मिनट में पेशेंट को मिल जाना चाहिए, अर्जेंट अगर है तो, है ना। जैसे ट्रोपोनिन आई हो गया, अब किसी को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आया और 2 घंटे बाद आप उसको रिपोर्ट दे रहे हो, पता चला पेशेंट ही निपट गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना भैया अपन को, है ना। तो अगर अर्जेंट रिपोर्ट है तो आपको 35 मिनट आईपीडी की। ओपीडी का क्या गाइडलाइन है, ओपीडी की गाइडलाइन ये है कि उसको 30 मिनट में आपको रिपोर्ट देना है, अगर कोई अर्जेंट रिपोर्ट है तो, है ना। अर्जेंट में आधा घंटा, और अगर रूटीन है तो आईपीडी की 90 मिनट। अब आप पूछोगे सर आईपीडी लिखा है, आईपीडी के अगर ओपीडी में रूटीन बोलोगे आप, ओपीडी की जो गाइडलाइन है, ओपीडी की रूटीन रिपोर्ट आप 24 घंटे तक भी दे सकते हो। 24 घंटे मतलब आज सैंपल ले लिया और उसकी रिपोर्ट आप कल दोगे तो उतना भी चल जाएगा। कोई रूटीन पे, कोई शुगर पेशेंट है, अब शुगर पेशेंट ने शुगर का सैंपल दे दिया तो ऐसा नहीं उसको 2 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट मिलेगी, वो 24 घंटे के बाद भी ले सकता है। तो रूटीन ओपीडी पेशेंट का टेट 24 घंटे होता है, आईपीडी का 90 मिनट होता है, अर्जेंट अगर है तो आईपीडी का 35 मिनट और ओपीडी का 30 मिनट। ये टाइम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी में आप लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं, उनके मैं आंसर बाद में दूंगा। जैसे किशोरी ने लिखा है दिनेश सर की क्लास कब होगी, तो किशोरी दिनेश सर का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो काफी कुछ वीकनेस उनको है, वो अभी खड़े होकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लगभग 1 महीने का उन्होंने बोला है कि सर मैं 1 महीने तक रेस्ट में रहूंगा, उसके बाद ही क्लास ले पाऊंगा। फिलहाल अभी कुछ मैं श्योर नहीं कह सकता कि 1 महीने बाद भी कुछ कितने टाइम में उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जब तक उनकी क्लास नहीं होती तब तक मेरी क्लास इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट इसका मतलब एनीवेल की गाइडलाइन, एनीवेल की गाइडलाइन में गाइडलाइन जो एनीवेल की है वो इंटरिम रिपोर्ट का मतलब क्या है वो आपको बताना है। क्या मतलब है भाई, 4 ऑप्शन देखो आप। पहला लिखा है रिपोर्ट रिलीज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है, उसने अगर रिपोर्ट रिलीज कर दी तो वो रिपोर्ट जो है वो इंटरिम रिपोर्ट कहलाएगी। रिपोर्ट रिलीज बाय इक्विपमेंट, सिर्फ इक्विपमेंट से ही रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल दिया तो उसे अपन इंटरिम बोलेंगे, है ना। रिपोर्ट रिलीज बाय ऑथराइज पर्सन, कोई ऑथराइज पर्सन अगर रिलीज करेगा तो इसे अपन इंटरिम बोलेंगे। या फिर कंप्लीटेड ऑन अर्जेंट, कोई अर्जेंट रिपोर्ट अपन है तो उसे अपन इंटरिम रिपोर्ट बोलेंगे। इन 4 में से कौन सी को अपन इंटरिम रिपोर्ट बोलेंगे। और ये जो इंटरिम शब्द है ये एनीवेल के गाइडलाइन का दिया हुआ शब्द है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। कृष्णा का ए आंसर है, कपिल का सी है, किशोरी, इसमें आप लोग अटक गए। आंसर तो दो भाई, गलत होगा तो होगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। सी होगा ऑथराइज पर्सन, ए सी 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 सी, किसी का ए किसी का सी। चलो कोई बात नहीं भाई, इस क्वेश्चन में आप डाउट हो गए थे। एनीवेल की जो गाइडलाइन होती है, अगर अब अनऑथराइज पर्सन रिपोर्ट रिलीज करता है तो ऐसी रिपोर्ट को इंटरिम रिपोर्ट
कहते हैं। अनऑथराइज पर्सन मतलब, अब देखो कई बार ऐसा होता है भाई, नाइट में कोई टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, अब वहां पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब अब सीबीसी की रिपोर्ट चाहिए और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो अनऑथराइज पर्सन अगर कोई रिपोर्ट रिलीज करता है तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वो इंटरिम रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, एनएबीएल की गाइडलाइन से मैं ये बात बता रहा हूँ। अनऑथराइज का मतलब क्या है कि भाई एक तरह से अगर अपन देखा जाए तो जो रिपोर्ट अपन रिलीज करते हैं तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन को भी अधिकार नहीं होता रिपोर्ट रिलीज करने का, जब तक पैथोलॉजिस्ट उस पर साइन ना कर दे। अब कोई हॉस्पिटल है, नाइट ड्यूटी में कोई लैब टेक्नीशियन है, तो नाइट ड्यूटी में पैथोलॉजिस्ट तो होगा नहीं, तो लैब टेक्नीशियन ने जो भी रिपोर्ट निकल के आई, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है तो बढ़ा है, घटा है तो घटा है, एलएफटी में जो भी रिपोर्ट आई, एलएफटी केएफटी या सीबीसी की जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्टें आई जैसी आई वो सारी की सारी दे दी, तो वो सारी रिपोर्टें इंटरिम रिपोर्ट कहलाएंगी। उनको आगे चल के फिर डॉक्टर दोबारा से ऑथराइज करके, ऑथराइज पर्सन मतलब पैथोलॉजिस्ट देख के दोबारा से उनको ऑथराइज कर सकता है, तो वो रिपोर्ट फिर फाइनल रिपोर्ट होगी, है ना। इंटरिम मतलब अनऑथराइज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार वार्ड बॉय वगैरह से भी, जैसे सीबीसी वगैरह बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो भाई कोई नहीं है तो वही दे दें रिपोर्ट, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि एबीजी वगैरह वार्ड में ही मशीन रख देते हैं, या कई बार नर्सिंग स्टाफ को हीमोग्लोबिन के इक्विपमेंट दे देते हैं कि नर्सिंग स्टाफ से ही बोल दिया कि आप हीमोग्लोबिन कर करके बताते जाओ, है ना। तो उनको ऑथराइज तो नहीं है कि हीमोग्लोबिन भी कर दें वो, या प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन कई बार करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह की रिपोर्ट है इंटरिम रिपोर्ट कहलाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज क्यूए एंड क्यूसी स्टैंड फॉर। क्यूए और क्यूसी इनके फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। कृष्णा ने सही बताया था, बिल्कुल कृष्णा सही कह रहे हो आप। क्यूए और क्यूसी का मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है ना। कई बार देखो फुल फॉर्म से ही अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वालिटी, पहला जो लिखा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वेइंग कंट्रोल, दूसरा लिखा है क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वालिटी कंपटीशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वेलिंग कंट्रोल। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। मैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर आता हूं। फुल फॉर्म तो मालूम है आपको, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है ये आप बताना है क्वेश्चन में। एमसीक्यू में क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है? पहला लिखा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट सेटिस्फाई द नीड। ऐसा मेजरमेंट की जो डिग्री है वो ये बताती है कि भाई कितना सेटिस्फाई कर रही है आपकी रिपोर्ट। दूसरा, एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू इंश्योर क्वालिटी इन द प्रोसेस। प्रोसेस में मतलब ऐसा प्रोसेस जो हमें ये बताए कि भाई क्वालिटी अच्छी हो रही है। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई डिफेक्ट, कोई गलती अगर आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। या फिर करेक्टिव टूल, जो गलती हो रही है उसको हम सही करेंगे, उसे हम क्वालिटी एश्योरेंस बोलेंगे। बढ़िया, बी ले आ रहे हैं कुछ लोगों के आंसर, बहुत सारे लोगों के 7 नंबर का बी, है ना, ज्यादातर लोगों के बी आ रहे हैं। बढ़िया भाई, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बी बोल दिया है और बी ही सही है। ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसमें इंश्योर हो जाए कि भाई क्वालिटी है, लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्वालिटी मेंटेन करके चली है, उसे ही हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। एक्रीडेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है ये एक्रीडेशन, मैं इसको थोड़ा और डिस्कस करूंगा इस वर्ड को। एक्रीडेशन रिफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्रीडेशन का मतलब क्या है ये आपको बताना है। दो वर्ड होते हैं, एक एक्रीडेशन होता है, दूसरा सर्टिफिकेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। मेकिंग असेसमेंट, असेसमेंट मेकिंग जो हम करते हैं उसको एक्रेडिटेशन बोलेंगे। मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रहे हैं तो एक्रेडिटेशन कहलाएगा। मेकिंग केयर कॉस्ट इफेक्टिव, अगर हम इफेक्टिव के ऊपर
बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ज्यादा प्राइस वगैरह हमने नहीं रख रहे हैं, या फिर इंश्योरिंग क्वालिटी, इन चारों में से आपको आंसर देना है। एक्रीडेशन का मतलब क्या है? किसी लेबोरेटरी को अंदर एक्रीडेशन मिल गया है, इसका मतलब क्या है? चलो बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, एक आंसर डी भी आया है किसी का, सी भी आंसर आया है कुछ लोगों का, कृष्णा डी कंफ्यूज कंफ्यूज कर रहा है। चलो चलो भाई, इसमें भी थोड़े अलग अलग आंसर हैं, बी सी डी करके आप लोगों के ने आंसर दिए हैं। आंसर देख लेते हैं। डी नंबर जो है वो इसका करेक्ट है, बिल्कुल है ना। इंश्योरिंग इंश्योरिंग क्वालिटी, क्वालिटी इंश्योर होना चाहिए। अब देखना थोड़ा मैं इस पर डिस्कस करूंगा। मैं दो वर्ड की बात कर रहा था, एक वर्ड की बात कर रहा था मैं एक्रीडेशन, ठीक है, और दूसरा एक और वर्ड बात कर रहा था मैं सर्टिफिकेशन, ठीक है। दो वर्ड हैं, एक एक्रीडेशन, दूसरा है सर्टिफिकेशन। जब अपन गाइडलाइन की बात कर रहे थे तो गाइडलाइन में शुरुआत में मैंने बोला भाई तीन चार गाइडलाइन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक WHO की गाइडलाइन है, एक ISO की भी गाइडलाइन है, एक NABL की गाइडलाइन है, एक CLSI की गाइडलाइन है। ये चार गाइडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है ना। तो इसमें कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्रिएट करती हैं लैब को एक्रीडेशन देती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है NABL। NABL जो होती है वो लेबोरेटरी को एक्रीडेशन देती है ना। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो सर्टिफिकेशन देती हैं। सर्टिफिकेशन कौन कौन सी देती हैं? जैसे कि ISO है ना, ISO सर्टिफिकेशन देती है। तो कौन कौन से उसको सर्टिफिकेट मिले हैं, है ना। देखो, अगर कोई एक्रीडेशन दे रही है तो उसने वो सारे के सारे गाइडलाइन फॉलो की हैं जिसके बाद में उसे एक्रीडेशन मिला है, जैसे NABL है ना। अगर कोई लेबोरेटरी में NABL एक्रीडेट है लेबोरेटरी, इसका मतलब क्या है कि लैब के अंदर वो सारी गाइडलाइन फॉलो हो रही जो एक NABL के अंदर आती है, ठीक है। तो एक्रीडेशन का मतलब क्या हुआ भाई, पूरा का पूरा गाइडलाइन वो फॉलो कर रही है ना। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? सर्टिफिकेशन का मतलब है कि भाई कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपन ISO की बात कर रहे थे, ISO के अलावा ऊषा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइन को बनाती है। CLSI भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ी मेन इंपोर्टेंट है अपनी ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड बनाने की। तो इसने हर एक चीज के स्टैंडर्ड बना के रखे हैं। अब आपकी लेबोरेटरी कौन से स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रही है उसके हिसाब से ही वो सर्टिफिकेट आपको देगी, ठीक है। कैसे? जब अपन शुरुआत में बात कर रहे थे तो अपन ने बात किया कि भाई ISO का 15819 इक्वल टू 2012 है ना। अगर आपके पास स्टाफ बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंस है, बिल्कुल उसको चेस्टों के बारे में मालूम है, सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में मालूम है, मतलब स्टाफ के जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सब कुछ आपके पास मेंटेन है, तो आपने ये वाली उसकी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और दूसरे सेफ्टी मेजरमेंट के लिए उन्होंने दूसरे गाइडलाइन बनाई, दूसरी प्रोसीजर बनाई, जैसे ISO का 9001 9001 जो होता है वो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होता है ना। तो अगर वो है तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट किसी एक के ही गाइडलाइन पे ही आपको मिल सकता है, लेकिन एक्रीडेशन पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक्रीडेशन मिलता है। तो NABL एक्रीडेशन वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और सर्टिफिकेशन में ISO सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं। NABL एक्रीडेशन देती है जबकि सर्टिफिकेशन ISO देती है, ठीक है। ISO में कभी आप लेबोरेटरी के अंदर जाना,
तो लेबोरेटरी में आपको कुछ लेवल हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट टंगे हुए मिल जाएंगे, तो किस कहीं कहीं पर सर्टिफिकेट टंगे होंगे, तो ISO इस तरह से लिखा होगा 9001 इज इक्वल टू 2012, इस तरह से लिखा होगा। या फिर अपन ने थोड़ी देर पहले बोल बात किया, आपको एक सर्टिफिकेट टंगा हुआ मिल जाएगा 185812 2019। ये सर्टिफिकेट अगर किसी पे टंगा हुआ है, इसका मतलब उनके पास स्टाफ इतना अच्छा है कि रिपोर्ट बिल्कुल क्वालिटी वाइज वो रिपोर्ट देता है ना। तो एक्रीडेशन जो होता है वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मिलता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंस ऑफ द प्लानिंग डू चेक एक्ट साइकिल। PDCA साइकिल जो होती है, इनमें से कौन सा नहीं आएगा, ये आपको बताना है। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया ना, सभी लोगों के बी आ रहे हैं आंसर। बढ़िया, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं लॉजिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। लॉजिकल क्वेश्चन था भाई। लॉजिकल सर मान लो हो सकता है आप लोगों ने PDCA साइकिल पढ़ी नहीं, होता क्या है PDCA साइकिल, लेकिन जरा एक बार ऊपर का क्वेश्चन तो पढ़ो। ऊपर के क्वेश्चन में ही लिखा है प्लान डू चेक एक्ट, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्लान डू चेक एक्ट। और यहाँ पर डी का मतलब है डू, और यहाँ पर डी का मतलब यहाँ पर लिख दिया डायग्नोसिस, मतलब बी वाला आंसर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। इस वाले बैच में हमारे लॉजिकल क्वेश्चन हम काफी कुछ इस तरह से कवर करने वाले हैं। आज पहली क्लास थी तो मैंने लॉजिकल क्वेश्चन कम रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने और आएंगे, है ना। PDCA साइकिल के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं। क्वालिटी सिस्टम प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विंग कम्स अंडर द, क्वालिटी मेंटेन करके अगर चल रहे हैं, है ना, ISO की गाइडलाइन में कौन सी गाइडलाइन है जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बताती है, क्वालिटी सिस्टम प्रोडक्शन के बारे में बताती है। 9000, 9001, 9004, 9003, पहले डिस्कस कर लिया था हालांकि मैंने इसको, मैं खुद भूल गया था आने वाला क्वेश्चन ये है। बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया है ना। एक्चुअली ये जो गाइडलाइन थी पहले 9000 से ही बनी थी, लेकिन बाद में फिर इसको इम्प्रूवमेंट करके 9001 गाइडलाइन बनाई। 9001 के बाद में 2 और 3 भी बने थे, लेकिन फिर 2 और 3 को हटा दिया गया और आखिरी में फाइनल इसको ही कर दिया गया, 9001 को ही। तो ये जो है यही गाइडलाइन अभी क्वालिटी एश्योरेंस की चल रही है, ISO की, है ना। ISO की जो गाइडलाइन है 9001, ये क्वालिटी के बारे में बताती है हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं और एक आखिरी क्वेश्चन पर आता हूं, इसके बाद में अपन आज की क्लास को ओवर करेंगे और कल से अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। ISO का फुल फॉर्म क्या है, देखो यहाँ पर एब्रीविएशन लिखा है, एब्रीविएशन का मतलब भी एक्चुअली फुल फॉर्म ही होता है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपन फिर थोड़ा सा बातचीत करके अपनी क्लास को ओवर करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बी आ रहा है बहुत लोगों का। हाँ, ज्यादातर लोगों के बी ही आंसर आया है, लेकिन 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 भाई इसका आंसर बी नहीं है।
इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या होता है आईएसओ का फुल फॉर्म? देखो यही होता है कई बार हमारे पास, अगर हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ नहीं है, ध्यान दिया हुआ नहीं है, तो अपन सिंपल अपना दिमाग लगाते हैं। आईएसओ, आई मतलब इंटरनेशनल होगा, एस मतलब स्टैंडर्ड होगा, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन इसका फुल फॉर्म एक्चुअली ये नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, हो सकता है पहले आईएसओ का जो नाम था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, ऐसा हो सकता है ना मैम, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म में आईएसओ बोला होगा। और उन्होंने बाद में फिर उसको क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक बार अगर लोगो बन गया है तो लोगो चेंज नहीं होता है ना, लोगो चेंज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, है ना। तो हो सकता है उन्होंने लोगो ना चेंज किया हो, लेकिन नाम में चेंजेस कर दिया हो, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है वो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। यहाँ पर एब्रिविएशन का मतलब है, मतलब आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है भाई, सी नंबर का जो आंसर है वो एकदम इसका